डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिएटिंग इलनेस, मेडिकलाइजेशन। तो मेडिकलाइजेशन क्या होती है? अगर हम एक लेमन टर्म में बात करते हैं तो लेमन टर्म में मेडिसिन क्या होती है? मेडिसिन वो ड्रग्स होती हैं जो कि डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिसऑर्डर, एनी डिजीज, एनी इलनेस। लेकिन अगर हम एक लार्जर पर्सपेक्टिव में बात करते हैं अबाउट द मेडिसिन, तो मेडिसिन इज इटसेल्फ अ मेडिकल कल्चर जो कि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप जिसमें है, वाइट कोल्ड कल्चर जिसके अंदर आ जाता है कि जो एक मेडिसिन का वर्ड है, मेडिसिन का कल्चर, उसे हम क्या कहते हैं? तो दैट इज नोन एज द मेडिकलाइजेशन। अगर हम अब फर्दर डिस्क्राइब करें इसको, तो इट्स अ प्रोसेस थ्रू व्हिच अ कंडीशन और अ बिहेवियर बिकम डिफाइंड एज अ मेडिकल प्रॉब्लम रिक्वायरिंग अ मेडिकल सोल्यूशन इज नोन एज मेडिकलाइजेशन। यानी कि कोई अगर मेडिकल प्रॉब्लम है और उसका मेडिकल सोल्यूशन है, तो उसको मेडिकलाइजेशन कहते हैं। लेट्स सपोज एक पेशेंट आया, वो डायग्नोस हुआ, उसको डॉक्टर ने कहा कि ही शी सफरिंग फ्रॉम दिस ऑर्डर, उसने उसको ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब कर दी, यानी कि मेडिकल प्रॉब्लम था, उसको मेडिकली ट्रीट कर दिया। दैट इज नोन एज अ मेडिकलाइजेशन। तो अगर फर्दर हम देखते हैं इस टर्म की, तो टर्म मेडिकलाइजेशन आल्सो रेफर्स टू द प्रोसेस टू विच द डेफिनेशन ऑफ इलनेस इज ब्रॉडन। मीन के जो इलनेस का कंसेप्ट है, हम मेडिकलाइजेशन के थ्रू इसका जो इसको हम ब्रॉडन कर सकते हैं। अच्छा, अब जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, सोशियोलॉजिस्ट ने मेडिकलाइजेशन को एज अ इंस्टीट्यूशन भी कहा है। अब इंस्टीट्यूशन सोशियोलॉजिस्ट किसको कहते हैं? वो कहते हैं ज़्यादातर वो जो फैमिली, आपका जो आपका एजुकेशन है, जो आपका ये सराउंडिंग सोशल फोर्सेज है, वो उनको एज इंस्टीट्यूशन लेते हैं। डॉक्टर्स को ऐसे इंस्टीट्यूशन क्यों ले रहे हैं? वो कहते हैं जी इट्स इटसेल्फ अ वर्ड जिसकी अपने कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो कि जिनके अपने कुछ पॉसिबल गुड इम्प्लीकेशंस हैं और कुछ उनके बैड इफेक्ट्स भी हैं इसके। अगर फर्दर बात करते हैं, for medicalization to occur, one or more organized social group must have both a vested interest in it and sufficient power to convince others to accept their new definition of the situation. मीन के अगर मेडिकलाइजेशन को आपने प्रमोट करना है, तो आपको लोगों के अंदर इसके बारे में अवेयरनेस भी देनी है। जो वो उससे उससे जो सिचुएशन क्रिएट होती है, उसको लोगों को उसके ऊपर आपने ये कहना है कि जी दिस इज़ द सिचुएशन, और वो लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए आपने उनको सर्टेन जो है सजेशन देनी है, या लोगों को उसको एक्सेप्ट करवाना है आपने। अब अगर हम मेडिकलाइजेशन में देखें, तो मेडिकलाइजेशन में हमारे पास सर्टेन फोर्सेस हैं जो कि काम कर रही हैं। सबसे पहले डॉक्टर्स हैं आपके, जो कि वन ऑफ द जो की एलिमेंट है मेडिकलाइजेशन के अंदर, जो की आपका पर्सन है वो डॉक्टर। फिर आपके कंज्यूमर्स हैं, आपके कंज्यूमर्स ग्रुप्स हैं, आपके फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, आपके मैनेज केयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एमसीओ जिसे आप कहते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं डॉक्टर्स की। तो डॉक्टर्स को ये कहा जाता है कि जो डॉक्टर्स के पास, बिकॉज दे आर द क्वालिफाइड पर्सन, द प्रोफेशनल पर्सन होते हैं, तो उनके पास नॉलेज होता है रिगार्डिंग द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन डिजीज, दे नो द एनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी। वो इंसान की बॉडी के बारे में सारा कुछ जानते हैं। और डॉक्टर जो है, इज अ सोली पर्सन जो कि कोई डिजीज को डायग्नोस कर सकता है, और अगर डॉक्टर किसी को कहेगा कि ये इल है, उसको ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करेगा, तो पर्सन इल होगा और उसको प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट मिलेगी। उसके बाद आपके पास सर्टेन कंज्यूमर और कंज्यूमर ग्रुप्स आ जाते हैं जो कि आपकी इस मेडिकलाइजेशन में आपके साथ इन्वॉल्व हैं। फिर जो वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके पास एक ग्रुप है इसके अंदर, मेडिकलाइजेशन के अंदर, जिसका बहुत ज़्यादा पावर है, वो आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या होती है? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो कि ड्रग प्रोड्यूस करती है, ड्रग मेक करती है। अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के कुछ तो गुड इफेक्ट्स हैं, कुछ बैड इफेक्ट्स हैं। अब गुड ये है कि बिकॉज दे आर डिस्कवरिंग द न्यू ड्रग्स, वो न्यू रिसर्चेस कर रहे होते हैं, आपकी डिजीज के लिए न्यू ड्रग्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और आपका जो मेडिकल नॉलेज उसको एनहांस कर रहे होते हैं। लेकिन सर, इसके अलावा जो बैड, अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज का देखें, तो वो उनका एक कल्चर है जो कि कमर्शियल कल्चर है। मीन वो मनी मेकिंग के लिए सब कुछ कर रहे हैं। लेट्स सपोज बहुत से ऐसे प्रॉब्लम थे जो कि पहले जिनकी सोशल रीजंस थी, लेकिन बिकॉज ऑफ आफ्टर डिस्कवरी ऑफ सर्टेन ड्रग्स, तो उनको मेडिकलाइजेशन में ले लिया गया, या उनको मेडिकल प्रॉब्लम कंसिडर किया गया। इसमें से एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था जो कि बच्चों के अंदर एक डिसऑर्डर है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसे एडीएचडी कहते हैं। ये क्या है? दिस इज अ बिहेवियरल डिसऑर्डर जो कि बच्चों में होता है। एक लेस देन 5 ईयर्स के बच्चों में हाइपर एक्टिविटी होती है। वो बच्चे जो है सोशली आइसोलेट होते हैं, उनके कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं। तो पहले और ज़्यादातर ये प्रॉब्लम मेल बच्चों के अंदर ज़्यादा आता है। तो पहले इस प्रॉब्लम को एज अ सोशल बिहेवियरल प्रॉब्लम लिया जाता था और बिहेवियरल प्रॉब्लम के तौर पे ट्रीट किया जाता था। लेकिन टू सम एक्सटेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी ने उसके लिए एक ड्रग प्रोड्यूस की, रेटालिन के नाम से। जब ये ड्रग मार्केट में आई, तो उस ड्रग को उन्होंने बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइज़ कर दिया। जब ये ड्रग हुई, उस ऑब्वियसली उनका जो
एक मनी मेकिंग और प्रोसेस ड्रग की सेल से ज़्यादा हुआ, तो उन्होंने एडीएचडी को, जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स बच्चों के अंदर था, उसको मेडिकल प्रॉब्लम कंसीडर करना शुरू कर दिया और उसके सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट को ओमिट कर दिया। सेम इज़ अ केस एक बच्चों के अंदर एक ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी होती है, जो कि अगर एक ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जिसके थ्रू बच्चों की वेट और हाइट जो है, हाइट इंक्रीज़ होती है। अगर वो ग्लैंड प्रॉपर आपका डिसफंक्शनल है या सही तरह से काम नहीं कर रहा, तो हार्मोन प्रॉपर अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं होता और बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है। वो उस सूरत में होता है जब आपका पिट्यूटरी ग्लैंड डिसफंक्शनल होता है। लेकिन फार्मास्यूटिकल कंपनी ने क्या किया, उन्होंने एक हार्मोन प्रोड्यूस किया ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के नाम से, जो कि सिंथेटिक हार्मोन था, और वो हार्मोन इंजेक्ट करके आप बच्चे की जो हाइट है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। अब बिकॉज अब हाइट को अगर देखें तो उसके सर्टेन रीजंस हैं, हाइट ना होने के, उसमें फेमिलियल भी है, उसमें जेनेटिक भी है, और उसमें ये हार्मोनल भी है। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स भी उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जो कि आपके न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से बच्चे की जो हाइट है वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर रही। अब एक बच्चा जिसका पिट्यूटरी सही तरह से काम कर रहा है, बट स्टिल वो, क्योंकि आपकी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ये जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, और ये बहुत एक्सपेंसिव कास्ट करता है पेरेंट्स को। वो बिकॉज उससे उनकी जो है वो इनकम इंक्रीज होती है, तो उन्होंने इसको भी एक सॉर्ट ऑफ ग्लैमराइज कर दिया कि अगर जो है पेरेंट्स अपने बच्चों को ये हार्मोन्स देंगे, तो उनकी जो बच्चों की हाइट है वो दूसरे बच्चों से ज़्यादा हो जाएगी। तो उसके जो सोशल इश्यूज़ हैं, जो स्टंटेड हाइट के थे, जो एनवायरनमेंट की वजह से हो रहे थे, जो न्यूट्रिशन की वजह से हो रहे थे, उनको उन्होंने उसको इतना बिल्कुल ओमिट कर दिया, इतनी वेटेज नहीं दी। तो देयर आर सर्टेन प्रॉस एंड कॉन्स जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की वजह से देखने पड़ रहे हैं, जो जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको मेडिकलाइज़ेशन में लेके लाया जा रहा है और उनके सोशल इश्यूज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है। अच्छा, अगली जो हमारे पास है वो मैनेज केयर ऑर्गेनाइजेशन है। हमने सुना हुआ है कंसेप्ट अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज। अब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो कभी तो मेडिकलाइजेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हैं, जो जब उनके अपने बेनिफिट में होता है, और जो चीज़ उनके अपने बेनिफिट में ना हो वो उसको प्रमोट नहीं करती। लेट्स सपोज वी टेक द एग्जांपल ऑफ द ओबेसिटी। ओबेसिटी जो है एक सॉर्ट ऑफ बॉडी डिसऑर्डर है। वो जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो कहती हैं जी ये आपका बिहेवियरल फैक्टर की वजह से हम इसकी ट्रीटमेंट आपको नहीं देंगे, और समहाउ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको लगता है कि जिसमें उनका प्रॉफ़िट ज़्यादा है, तो वो उसकी ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सेम यहाँ पे फिर वो अगेन डॉक्टर और इन सब का जो है आपस में लिंक आ जाता है कि अगर डॉक्टर उसको प्रमोट करेगा तो मेडिकलाइज़ेशन, मतलब अनड्यू चीज़ों को प्रमोट करेगा, तो वो मेडिकलाइज़ेशन को देखेगा और बहुत से सोशल फैक्टर्स को ओमिट कर देगा, नज़रअंदाज कर देगा, तो डिज़ीज़ जो है उसकी रूट कॉज़ वहीं पे रहेगी और उसको सही तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब आप देखते हैं जी जो कुछ फोर्सेस हैं मेडिकलाइजेशन के अंदर, द फोर्सेस बिहाइंड मेडिकलाइजेशन नॉट ओनली सपोर्ट द प्रोसेस बट इन सम केसेस आल्सो अपोज मेडिकलाइजेशन डिपेंडिंग ऑन व्हिच बेस्ट प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। तब मैंने आपको बताया जी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो जो चीज़ें उनके फ़ायदे में होती हैं वो उसको प्रमोट करते हैं, और जो चीज़ें उनके फ़ायदे में नहीं होती हैं उनको प्रमोट नहीं करते हैं, उसको अपोज करते हैं वो लोग। सो कुछ पॉसिबल हेल्पफुल इम्पैक्ट भी हैं मेडिकलाइजेशन के, अगर हम देखते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस को, तो हमारे पास जो है जी प्रमोट सोशल अवेयरनेस ऑफ अ प्रॉब्लम। ऑब्वियसली अगर उसको प्रॉपर्ली डायग्नोज किया गया है, अर्ली डायग्नोज हुआ गया है, तो शायद उसका जो है उसकी लाइफ प्रोलॉन्ग हो जाए, उसकी डिसेबिलिटीज कम हो जाए, और सोशली भी अवेयरनेस आ जाए रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम। वो इट्स वन ऑफ द मेन हेल्पफुल इम्पैक्ट ऑफ द मेडिकलाइजेशन। फिर आपके पास है दैट कैन लीड टू बेटर ट्रीटमेंट, कैन वैलिडेट इंडिविजुअल सेंस दैट दे आर इल। ठीक है, अगर एक पर्सन है वो अपने आप को इल कंसिडर नहीं कर रहा, बट जब वो सर्टन मेडिकलाइजेशन, सर्टन ट्रीटमेंट टेस्ट के बाद उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगी, वो ठीक होगा, तो वो शायद एक इट्स अ गुड फॉर द सोसाइटी। लेकिन इसके सर्टन हार्मफुल इफेक्ट भी हैं, पॉसिबल हार्म्स भी हैं। अभी तो हमने हेल्पफुल इम्पैक्ट देखे ना, अगर हम पॉसिबल हार्म देखें तो मेडिकलाइजेशन में डॉक्टर्स की पावर बहुत ज़्यादा है। मीन डॉक्टर, मेडिकल कल्चर में ऑलरेडी कहा जाता है जी इनके हाँ पावर जो है वो अनइक्वल है, पावर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई हुई। लेकिन मेडिकलाइजेशन में डॉक्टर्स की पावर बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर जिसको कहेगा कि ये इल है तो वो पर्सन इल कंसीडर होगा, और डॉक्टर जिसको इल नहीं कहेगा वो उसको इल कंसीडर नहीं करेंगे, और इसमें सोशल फोर्सेस या सोशल फैक्टर्स का रोल बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया है डॉक्टर मेडिकलाइजेशन में। तो डिक्रीज पावर ऑफ अदर सोशल अथॉरिटीज। ऑब्वियसली जब मेडिकलाइजेशन ज़्यादा होगी, डॉक्टर्स के पावर ज़्यादा होंगे, जो सोशल बाकी अथॉरिटीज़ हैं उनकी पावर बहुत डिक्रीज हो जाएगी। मेडिकल ट्रीटमेंट डीम्ड ओनली लॉजिकल सोल्यूशन। मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो सिर्फ लॉजिकल सोल्यूशन देती है, वो ये नहीं देखती, वो ये तो देख रही है ना कि वाई ट्रीटमेंट तो दे रही है डिजीज़ की, लेकिन वो ये नहीं देख रही कि ट्रीटमेंट जो डिजीज़ है वो क्यों हो रही है, उसके सोशल या इन्वायरमेंटल
फैक्टर्स कौन से हैं जो उसको डिजीज़ काज़ कर रहे हैं, और ये इट्स वन ऑफ द वेरी हार्मफुल इफेक्ट ऑफ मेडिकलाइजेशन कि वो सिर्फ ट्रीट कर रहे हैं, वो उसकी प्रिवेंशन नहीं कर रहे, वो उसकी सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को नहीं देख रहे साथ। डीपोलिटिलाइजेशन ऑब्वियसली जो कुछ पॉलिटिकल चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं इसके अंदर, जैसे ही मेडिकलाइजेशन हुई, अच्छा मेडिकलाइजेशन हुई, कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो कि पहले मेडिकल में काउंट होती थी, बट बिकॉज़ ऑफ सर्टेन थिंग्स वो उसको मेडिकलाइज़ कर दिया गया। तो वो भी एक कांसेप्ट है डीपोलिटिलाइजेशन का मेडिकल के अंदर, कि कुछ चीज़ें जो मेडिकल थी उसको हमने नॉन मेडिकल कर दिया। लेट्स सपोज़ कि पहले हम लोग एक ख़वातीन के अंदर एक डिसऑर्डर था जो कि एक सेक्सुअल डिसफंक्शन होता था। तो उसको पहले मेडिकली ट्रीट किया जाता था, लेकिन बाद में कहा गया कि इट्स नॉर्मल बॉडी फिनोमेना, क्योंकि मेनोपॉज़ होता है ख़वातीन में, वो नॉर्मल फिनोमेना है, तो उसको डीमेडिकलाइज़ कर दिया गया। तो यूज्ड टू जस्टिफाई वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी ट्रीटमेंट, यानी कि जो ट्रीटमेंट है वॉलंटरी है या अनवॉलंटरी ट्रीटमेंट है, वो मेडिकलाइजेशन की वजह से आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। मीन कि अगर किसी की ट्रीटमेंट नहीं मिलनी, लेकिन मेडिकल डॉक्टर ने कहा जी आप उसको ट्रीटमेंट देंगे, तो आप उसको ट्रीटमेंट देंगे, और अगर कोई ऐसा था प्रॉब्लम जो सोशल इश्यू जिसके साथ इन्वॉल्व थे और वो आपने उसको नज़रअंदाज कर दिया, तो वो शायद उसकी रूट कॉज़ वहीं पे रह जाती है। तो देयर इज़ अ वेरी सम कुछ बहुत अच्छे इम्पैक्ट्स भी हैं मेडिकलाइजेशन के, और कुछ हार्मफुल इम्पैक्ट्स भी हैं। अगर हम दोनों को देखें और बैलेंस करें, तो शायद प्रॉपर्ली अगर एक डॉक्टर जो है अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर वे में यूज़ करे, और पेशेंट्स के जो है वो ट्रीटमेंट के साथ साथ उनके इन्वायरमेंटल और सोशल फैक्टर्स को भी साथ नज़र में रखे, तो शायद इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक ठीक कर लिया जाए। थैंक यू स्टूडेंट।